फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 7वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। अगर आप इस स्टोरी को फर्स्ट एपिसोड से ही रीड करोगे तो आपको स्टोरी में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी को आखिरी तक जरूर देखना। आकाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह में दही जम गया हो। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो रश्मि को कोई जवाब दे सके। वो रश्मि से कह सके कि जो कुछ भी वो समझ रही है, वो कह रही है, सब गलत है। उसका तो आस्था से एक भाई का रिश्ता है। वही रश्मि आकाश को घूर रही थी। तभी अंश ने गुस्से में कहा, रश्मि, शी इज माई वाइफ, मिसेस आस्था अंशु कपूर। उसकी बात सुनकर रश्मि एकदम से होश में आई और अपने आप ही उसके हाथ आकाश की कॉलर से नीचे हट गए और उसने जल्दी से अपने आंसुओं को साफ किया। फिर वो अंश की तरफ देखने लगी। उसने अपने मन में कहा, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अंश कपूर कभी शादी करेगा। इसका शादी से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। फिर उसने आकाश की तरफ देखा। आकाश लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। उसके इस तरह घूरने पर रश्मि एकदम से घबरा गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर आकाश की आंखों की आग से जलने लगा था। तभी आहान ने बात को घुमाते हुए कहा, रश्मि दीदी, बताइए ना, भाभी की तबीयत कैसी है? उसकी बात सुनकर रश्मि ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए कहा, आस्था बिल्कुल ठीक है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी ऐसी जगह पर थी जहाँ ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था। आप सब टेंशन मत लीजिए, अभी कुछ देर में ही आस्था को होश आ जाएगा। इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए आहान का कंधा थपथपाया और वहां से चली गई, क्योंकि अब वो ज्यादा देर तक आकाश की आंखों का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे इस तरह से जाते देखकर आहान और ध्रुव जोर जोर से हंसने लगे। वहीं आकाश भी गुस्से से रश्मि के पीछे चला गया। वहीं अंश के चेहरे पर एक साथ कई सारे इमोशंस थे जिन्हें सुमित काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा था। वो मन ही मन खुद से मुस्कुराते हुए बोला, लगता है अब हमारे डेविल किंग ज्यादा दिनों तक डेविल नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक विला में एक आदमी अपने दोनों हाथ बांधे वीर रायजन के ठीक सामने खड़ा था और वीर उसे गुस्से से घूर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद वीर ने पूछा, डेविल किंग का कुछ पता चला? कहाँ है वो? वीर की बात सुनकर उसने सामने खड़े आदमी ने नाव में अपना सिर हिलाया। उसने अपने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर वो अपने मुंह से वीर रायचंद को ये बोलता कि डेविल किंग के बारे में उसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो फिर वीर रायचंद उसकी जान लेने से पहले एक मिनट भी नहीं सोचेगा। उस आदमी को नाव में अपना सिर हिलाते देखकर वीर गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपनी गन पॉकेट से निकालकर सीधा उस आदमी के सिर पर पॉइंट कर दी। फिर उसने नफरत भरे लहजे में कहा, आखिर कब तक तुम लोग इस काम को करने में नाकामयाब रहोगे? मुझे हर हाल में उस डेल की और उसकी पूरी टीम का पता चाहिए। तुम सबको अपना काम याद है या फिर भूल गए? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या कभी भी वीर रायचंद डेविल किंग को पकड़ पाएगा? आखिर क्या दुश्मनी है उसकी डेविल किंग के साथ? कहते हुए उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक आदमी हांफते हुए अंदर आया।
वीर ने जब उस आदमी की तरफ देखा तो वो उसका सेक्रेटरी रंजीत था। वीर ने उसे घूरते हुए पूछा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? रंजीत ने हाँफते हुए कहा, बॉस, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि अंशु कपूर की फॉरेन के क्लाइंट के साथ आज एक मीटिंग होने वाली थी। ये खबर मुझे उसी के ऑफिस में काम करने वाले एक भरोसेमंद आदमी ने दी है। जैसे ही वीर रायचंद ने अंश कपूर का नाम सुना, उसके माथे पर बल पड़ गए और उसने नफरत से कहा, एक तो ये डेविल किंग है जो मेरे कोई भी काम चलने नहीं दे रहा, और दूसरा है ये अंश कपूर। इसने तो जैसे कसम खा रखी है कि मेरे सारे प्रोजेक्ट को और मेरे सारे क्लाइंट को ये मुझसे छीन लेगा। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए, फिर मैं इन दोनों को एक बार में ही अपने हाथों से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इन दोनों को। फिर उसने रंजीत की तरफ देखते हुए पूछा, ये बताओ, मीटिंग कब और किस जगह होने वाली है? रंजीत ने कहा, एक्चुअली सर, मीटिंग आज दिन में थी और वो उनके ऑफिस में लैपटॉप के थ्रू हो रही थी, लेकिन अंश कपूर वहाँ नहीं आया था क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करने मॉल गया था। रंजीत की बात सुनकर वीर रायचंद एकदम हैरान हो गया। उसने हैरान होते हुए पूछा, अंश कपूर अपनी वाइफ के साथ मॉल शॉपिंग करने गया था? क्या उसकी शादी हो गई? फिर उसने अपने मन में कहा, अंश कपूर की शादी कैसे हो सकती है? उसकी शादी रोकने के लिए तो मैंने उसकी होने वाली बीवी के बॉयफ्रेंड को अगवा करवा दिया था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और इस मामले में मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ कि मुझे कुछ खबर ही नहीं है? उस लड़की ने अंश से शादी कैसे कर ली और किसी भी न्यूज़ पर उसकी शादी की खबर क्यों नहीं आई? वो अभी अपनी ही सोच में था कि तभी रंजीत ने कहा, सर, अंश कपूर ने अपने दादाजी की तबीयत की वजह से शादी की है और मुझे एक और बात पता चली है। वीर ने पूछा, क्या? तो रंजीत ने कहा, सर, मुझे पता चला है कि जिस लड़की से अंश कपूर की शादी होने वाली थी, वो लड़की शादी के दिन ही भाग गई थी। उसके बाद कपूर परिवार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अंश की शादी किसी और लड़की से करवा दी। रंजीत की बात सुनकर वीर जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? अगर यह खबर सच है तो ये खबर हमारे लिए किसी बॉम्ब ब्लास्ट से कम नहीं है, और हम कल सुबह ये बॉम्ब अंश के ऊपर फोड़ेंगे। फिर मैं देखता हूँ उसे फॉरेन क्लाइंट के प्रोजेक्ट कैसे मिलते हैं। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंश कपूर, भले ही तुमने शादी करके अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन ये बात तो सबको पता चलना चाहिए कि तुम्हारी दुल्हन शादी वाले दिन गायब हो गई थी। मुझे अब तुम्हें नीचे झुकाने का मौका मिल गया है। फिर उसने झल्लाते हुए कहा, लेकिन अब मैं इस डेविल का क्या करूं जो झुककर हम पर वार करता है? फिर उसने रंजीत की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कुछ भी करो और उस डेविल किंग को हमारे घुटनों में लेकर आओ। उसकी बात सुनकर रंजीत की आंखों में डर दिखाई देने लगा। उसने अपना सिर झुका लिया ताकि वीर उसकी आंखों में डेविल किंग का खौफ ना देख सके। उसने घबराते हुए खुद से कहा, सर को इस बात का एहसास नहीं है कि डेविल किंग एक तूफान है जो सिर्फ कुछ पलों के लिए नजर आता है और सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। हम उसे घुटनों पर कैसे ला सकते हैं? ये सोचते हुए रंजीत के माथे से पसीना निकलने लगा। उसकी आंखों के सामने वो नजारा घूम रहा था जब हाल ही में कुछ लड़कियों को वीर के कब्जे से छुड़ाने के लिए डेविल किंग ने उस जगह पर आग लगा दी थी। रंजीत के मन में डेविल किंग का खौफ बैठ चुका था। फिर वो रूम से बाहर निकल गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या वीर रायचंद आस्था को बनाएगा अपना निशाना? क्या अंश आस्था को बचा पाएगा? वहीं दूसरी तरफ आस्था को अब तक होश आ गया था। जब उसकी नज़र अपने आस पास गई तो उसने खुद से कहा, ये मैं कहाँ हूँ? मुझे ये जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? कहीं मैं मर तो नहीं गई? कहीं मैं किसी और दुनिया में तो नहीं आ गई? आस्था के दिमाग में हमेशा से ही ऐसी बेबुनियाद बातें घूमती रहती थी। बड़े एक्सीडेंट या बड़ी चोट के बाद उसे बस यही लगता था कि वो मरकर स्वर्ग में आ गई है। तो वैसे भी ये कोई हॉस्पिटल का रूम नहीं लग रहा था, क्योंकि वो इस वक्त हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में थी, जो पूरी तरह से एक होटल रूम की तरह लग रहा था। उसने खुद से कहा, लगता है भगवान जी ने हमें अपने पास बुला लिया, इसलिए वो अपने स्वर्ग के रूम में हमारा इलाज कर रहे हैं। लेकिन भगवान जी ने हमें इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुलाया? अब हम डॉक्टर कैसे बनेंगे? अपना सपना पूरा कैसे करेंगे? और अपनी नानी माँ का ख्याल कैसे रहेंगे? आस्था के मुंह पर अभी भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। ये सब देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि उसने तो कसम खाई थी कि वो डॉक्टर बनने से पहले मरेगी नहीं। अभी वो मन ही मन प्रे कर रही थी कि तभी डोर ओपन हुआ और सामने से अंश आता हुआ नजर आया। वहाँ अंश को देखकर आस्था की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने घबराते हुए खुद से कहा, भगवान जी, क्या आपने मिस्टर राक्षस जी को भी अपने पास बुला लिया है? वो अंश को देखकर मन ही मन उल्टे सीधे सवाल कर रही थी। तभी अंश उसके पास आया और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्या तुम अब ठीक हो? उसकी बात सुनकर आस्था ने गुस्से में कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कम से कम यहाँ तो हमारा पीछा छोड़ दीजिए। उस दुनिया में क्या आपने हमें कम परेशान किया था, जो अब यहाँ भी आ गए? जैसे ही आस्था ने अपनी मासूमियत में सारी बातें कही, अंश तो एकदम हैरान हो गया। उसने आस्था को देखते हुए खुद से कहा, अब इस बेवकूफ लड़की को क्या हुआ है? आखिर अब ये कौन सी नई कहानी बना रही है? ये सोचकर वो आस्था से कुछ कहने ही वाला था कि तभी डोर ओपन करके ध्रुव, आहान, सुमित वहां आ गए और ध्रुव ने आस्था की तरफ देखकर खुश होते हुए पूछा, भाभी, अब आप कैसी हो? थैंक गॉड आपको होश आ गया। अब आप ठीक तो हो ना? उसकी बात सुनकर आस्था हैरानी से सबको देखने लगी। उसे कोई जवाब ना देते देखकर वो चारों भी उसे देखने लगे। तभी ध्रुव ने मासूमियत से कहा, भाभी, आप जानती हो, आप मॉल में बेहोश हो गई थी, इसीलिए हम आपको हॉस्पिटल ले आए। ध्रुव की बात सुनकर आस्था ने कंफ्यूजन से पूछा, मतलब हम मरे नहीं हैं? जैसे ही उसने इस तरह की बातें करनी शुरू की, ध्रुव, आहान और सुमित हैरानी से उसे देखने लगे। तभी अंश ने अपने मन में कहा, ये बेवकूफ सिली गर्ल किस तरह की बातें कर रही है? इसके पास सच में अकल नहीं है या फिर नाटक कर रही है? वहीं ध्रुव, आहान, जो अब तक अपनी हंसी कंट्रोल करके खड़े थे, वो जोर जोर से हंसने लगे। वहीं सुमित उन दोनों को घूरने लगा। फिर वो आस्था के पास गई और उसे समझाते हुए बोला, आस्था, इस वक्त तुम हॉस्पिटल में हो और तुम हमें ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सुमित आस्था को कभी कभी भाभी बुलाता था और अब उसे बड़े भाई की तरह आस्था की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे नाम से बुला रहा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था की बचकानी बातें अंश का दिल पिघला पाएगी? क्या आस्था
कभी अंश को समझ पाएगी। आस्था ने सुमित का हाथ अपने हाथों में लिया और खुश होते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें सच्चाई बता दी कि हम जिंदा हैं। जैसे ही उसने एक बार फिर से ऐसी बातें करी, अंश इरिटेट होने लगा। वहीं ध्रुव और आहान फिर से हंसने लगे। अंश ने उन दोनों को घूर कर देखा तो उन दोनों ने हंसना बंद कर दिया। तभी आस्था ने कहा, हम बिल्कुल ठीक हैं। तभी उसे याद आया कि वो तो चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करने के लिए गई थी और उसने कपड़े चेंज कर भी लिए थे और इस वक्त वो उन्हीं कपड़ों में थी। ये देखकर उसने अपने ऊपर डली हुई चादर से खुद को कवर करना शुरू कर दिया। वही अंश जो आस्था को अपना दुपट्टा आगे पीछे खींचकर अपने कपड़े ठीक करने की कोशिश करते हुए देख रहा था, उसने आस्था से अपनी नजर हटा ली और दूसरी तरफ देखते हुए बोला, ध्रुव, आहान, तुम दोनों बाहर जाओ और सुमित, तुम एक काम करो, इस आफत के लिए कुछ कपड़े मंगवा लो। अंश के मुंह से आस्था के लिए आफत सुनकर पहले तो सुमित हैरान हो गया और फिर वो मुस्कुराने लगा। वहीं आस्था की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने चौंकते हुए कहा, हम क्या आपको आफत दिखाई देते हैं? हम जीते जागते इंसान हैं, कोई आफत नहीं है। उसकी बात सुनकर अंश ने इरिटेट होते हुए कहा, तुमने अपनी हरकतें देखी है कभी? बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली हरकतें करती रहती हो। तुम जब से मेरी लाइफ में आई हो ना कुछ बखेड़ा खड़ा कर रही हो। वही सुमित अंश के ऐसे बदले हुए अंदाज को देखकर और उसकी बातें सुनकर एकदम हैरान था, लेकिन वो अंश और आस्था की फाइट को एंजॉय भी कर रहा था। उसने धीरे से कहा, अंश कपूर जो अपने मुंह से एक शब्द भी निकालने से पहले 100 बार सोचता है, आज वो बच्चों की तरह झगड़ा कर रहा है, उसे डांट रहा है। अनबिलीवेबल। दरअसल आज अर्श अपने इमोशन दिखा रहा था और ये बात सुमित को बहुत अच्छी लगी थी। अंश तो मन ही मन आस्था को पसंद करने लगा था, लेकिन ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वही सुमित वार्ड से बाहर निकल गया। उसे इस तरह से बाहर आते देखकर ध्रुव और आहान ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है भाई, आप ब्लश कर रहे हो, आखिर ऐसा क्या हो गया? ये कहते हुए वो उसे देखने लगे। वहीं उन दोनों की नजरें खुद पर पाकर सुमित की मुस्कुराहट एक पल में ही गायब हो गई। उसने इरिटेट होते हुए कहा, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और ये पता करो कि आकाश कहाँ है और अभी आस्था के लिए कुछ कपड़े मंगवाओ। उसकी बात पर ध्रुव ने कहा, आस्था भाभी इंडियन ड्रेस पहनती है, इसलिए आते वक्त मैंने अपने अकॉर्डिंग एक सेल्स गर्ल की मदद से जो भी मुझे ठीक लगा वो कपड़े भाभी के लिए ले लिए थे और साथ ही मैंने उनके लिए कुछ बैग्स, बूट्स और कुछ ज्वेलरी भी ली थी। उन सब में से भाभी को जो पसंद आएगा वो भाभी रख लेगी, जो पसंद नहीं आएगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। मैंने कपड़े गाड़ी में रखे हैं, उनमें से मैं कोई एक सूट लेकर अभी आता हूँ। इतना कहकर वो वहां से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ रश्मि अपने केबिन में आकर घबराहट से लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे बार बार वो नजारा याद आ रहा था जब उसने आकाश पर हाथ उठाया था। उसने घबराते हुए खुद से कहा कि मैंने क्या कर दिया, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मुझे आकाश पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में और वो कितना गुस्सा हो गया होगा। अब मैं क्या करूं? ये सब सोचते हुए रश्मि परेशान हो रही थी। तभी उसके केबिन के डोर पर किसी ने नॉक किया तो रश्मि ने जल्दी से एक फाइल उठाई और उसे रीड करने लगी। वो फाइल आस्था की थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब आस्था के बारे में दादाजी को पता चलेगा? क्या करेंगे वो अंश के साथ?
क्योंकि रश्मि को आस्था के बारे में स्टडी करना था। उसे जानना था कि अंश कपूर की बीवी कितनी बड़ी हस्ती है। उसने उस फाइल पर अपनी नजरें गड़ाए हुए ही कहा, बोलो क्या काम है। उसे लगा था कि हॉस्पिटल का कोई स्टाफ किसी काम से रिलेटेड बात करने के लिए आया होगा, लेकिन जब काफी देर तक केबिन में आए हुए इंसान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, तो रश्मि को खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस होने लगी। उसने नजर उठाकर सामने देखा तो सामने आकाश गुस्से भरी आंखों से उसे ही घूर रहा था। आकाश को इसे देखकर रश्मि की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो जल्दी से चेयर पर खड़ी हो गई। उसकी आवाज तो जैसे उसके हलक में ही अटक गई थी। वो धीरे धीरे डर की वजह से पीछे जाने लगी। वहीं आकाश में रश्मि की तरफ बढ़ने लगा। तभी रश्मि एकदम से जाकर वॉल से टकरा गई और हड़बड़ाते हुए बोली, देखो आकाश में। वो अपनी बात पूरी कर दी उससे पहले ही आकाश उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिससे रश्मि की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। वो धीरे से आकाश की साइड से निकलने लगी, लेकिन तुरंत आकाश ने अपना एक हाथ वहां रख दिया, तो रश्मि दूसरे साइड से निकलने लगी। तभी आकाश ने दूसरा हाथ भी वहां रख दिया। अब रश्मि का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो आकाश के घेरे के बीच में खड़ी थी। वहीं आकाश रश्मि को देख रहा था। इस वक्त रश्मि बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए तो आकाश की नजरें रश्मि के खूबसूरत लाल होठों पर जाकर ठहर गई। तभी रश्मि ने घबराते हुए कहा, मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने का अफसोस हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि आस्था अंश की वाइफ है। बाकी सब ने जब उसे भाभी बोला और तुमने सिर्फ उसका नाम लिया, तो मुझे लगा वो तुम्हारी वाइफ है और फिर मुझे गुस्सा आया। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुमने भले ही 2 साल पहले मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि एक दिन तो तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़के और तुम मुझसे शादी करोगे। और जब मुझे लगा कि तुमने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली है, तो अपने आप ही मेरा हाथ उठ गया। आई एम सो सॉरी आकाश। इतना कहकर रश्मि ने एक गहरी सांस ली। वहीं आकाश ने तो रश्मि की एक बात नहीं सुनी। उसका ध्यान तो एकटक रश्मि के सुर्ख लाल होठों पर था। अचानक वो रश्मि के एकदम करीब आ गया और उसने अपने होठ रश्मि के होठों पर रख दिए और उसे रूडली किस करने लगा। एक तो उसे पहले ही रश्मि के उस पर हाथ उठाने पर गुस्सा आ रहा था, और अब रश्मि उसकी बात सुने बिना ही इतनी बक-बक कर रही थी। वो बहुत ही रूड होकर रश्मि को किस कर रहा था। वहीं रश्मि सबके लिए रेडी नहीं थी। वो एकदम से हड़बड़ा गई और पैनिक करने लगी। उसे अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं आकाश रश्मि के होठों को बाइट कर रहा था। तभी रश्मि के होठों का ब्लड निकलकर आकाश के होठों पर आ गया, तो आकाश को उसे किस करने में और भी ज्यादा मजा आने लगा। लेकिन 5 मिनट बाद जब आकाश को इस बात का एहसास हुआ कि रश्मि को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब जाकर उसने रश्मि को छोड़ा और उससे अलग होकर खड़ा हो गया। फिर उसने एकदम एरोगेंट वे में कहा, आइंदा से मेरे सामने मत आना, वरना वो हाल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकोगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हें इस तरह से मेरी लाइफ में आने की इजाज़त नहीं, लेकिन आज तुमने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया है। ये सिर्फ उसकी सजा है। इस सजा को हमेशा याद रखना, समझी तुम? इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। तभी रश्मि ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया
और उसके थोड़ा करीब आकर खड़ी हो गई और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे छेड़ते हुए बोली, अगर तुम्हें थप्पड़ मारने से इतनी हसीन सजा मिल सकती है तो मैं तुम्हें हर रोज थप्पड़ मारने के लिए तैयार हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अंश मलिष्का को पकड़ पाएगा? अब क्या करेगी मलिष्का आस्था के साथ? इतना कहकर वो आकाश के थोड़ा और करीब जाने लगी तो आकाश के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो हैरानी से रश्मि की तरफ देखते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? इतना कहकर वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने गहरी सांस, वहीं आकाश को जाते देखकर रश्मि ने अपने होठों पर हाथ रखा और मुस्कुराने लगी। तभी उसके मुंह से एक आह निकल गई। उसने कहा, मेरे होठों में दर्द हो रहा है, लेकिन मेरी मोहब्बत में ये सब जायज़ है। रश्मि की आकाश के लिए मोहब्बत बहुत ही ज़्यादा गहरी थी और वो आकाश के इस तरह से किस करने पर बहुत खुश हो रही थी। वहीं ध्रुव और आहान जो कि आकाश को ही ढूंढ रहे थे, तभी उनकी नज़र आकाश पर गई। आकाश भागते हुए उनके पास ही आ रहा था। ध्रुव ने आकाश की तरफ देखते हुए पूछा, भाई क्या हुआ है आपको? आप तो ऐसे भाग रहे हो जैसे आपकी इज्जत खतरे में है और कोई आपकी इज्जत लूटना चाह रहा हो। ध्रुव की बात सुनकर आकाश अपनी नजरें चुराने लगा। वहीं ध्रुव के इस तरह बोलने पर आहान ने उससे हाई फाई किया और फिर दोनों हंसने लगे। तो आकाश ने चिढ़ते हुए कहा, जस्ट शट अप, अपनी फालतू की बकवास बंद करो। तुम दोनों शायद ये भूल रहे हो कि हम लोग अभी हॉस्पिटल में तुम्हारे सर्कस में नहीं हैं। उसके बाद तभी वहां पर सुमित आया और बोला, मेरे भाभी के कपड़े अंश को दे दिए हैं और अंश ने कहा है कि हम सब घर चले जाएं। दादाजी को हमारी फिक्र हो रही होगी और आज भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो हमें दादाजी को नहीं बताना है। उसकी बात सुनकर सब ने हाँ में अपना सिर हिलाया और घर के लिए निकल गए। वहीं अंश आस्था के कपड़े लेकर रूम के बाहर खड़ा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आस्था को कपड़े चेंज करने के लिए क्या बोले। वहीं आस्था अब पहले से बेटर फील कर रही थी। उसने अपना ऑक्सीजन मास्क खुद से ही हटा दिया था। उसे अब तक मेडिकल फील्ड में इतनी नॉलेज तो हो गई थी कि वो खुद से ये जान सके कि उसकी हालत अब कैसी है और कैसी नहीं है। अंश रूम में नहीं था। ये देखकर उसने जल्दी से अपना दुपट्टा हटाया और खुद को देखते हुए बोली, कहीं बेहोशी की हालत में मेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं? मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए। ये सोचते हुए उसने अपना दुपट्टा साइड में रख दिया। तभी अंश एकदम से वार्ड के अंदर आ गए। अंश की नजर जैसे ही आस्था पर पड़ी तो वो एकदम फ्रीज हो गया। अचानक से उसके शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। आस्था इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। आस्था को इसे देखकर उसका गला सूख रहा था। वो खुद पर कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वहीं आस्था ने जैसे ही अपने सामने अंश को देखा, वो पूरी तरह से डर गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह से आप किसी लड़की के रूम में कैसे आ सकते हो? आपको नॉक करके आना चाहिए। इतना कहकर वो खुद को दुपट्टे से कवर करने लगी, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि अंश ने उसे देख लिया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अंश मलिष्का को पकड़ पाएगा? अब क्या करेगी मलिष्का आस्था के साथ? वही आस्था के इस तरह बोलने पर अंश थोड़ा आगे आया
और एकदम से उसके करीब आ गई। इतना करीब कि आस्था की गर्म सांसें उसे अपनी नेक पर महसूस होने लगी। अब आस्था को ये लगने लगा था कि अंश उसे किस करना चाहता है, इसलिए वो उसके करीब आ रहा है। ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अंश ने अपने हाथ में पकड़े हुए कपड़े उसके हाथ में रख दिए और फिर उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अपने आप को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, समझी? तुम सिर्फ मेरी एक सर्वेंट हो, इससे ज़्यादा तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अब जल्दी से कपड़े चेंज करो और बाहर आ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर रश्मि ने तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर रेडी कर दिए हैं। और हाँ, खबरदार, अगर तुमने घर पर जाकर दादाजी को कुछ भी बताने की कोशिश की, अगर तुमने दादाजी से कुछ भी कहा, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो दूसरे रूम में चला गया और वहाँ के बाथरूम में जाकर शावर लेने लगा, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वहीं अंश के जाने के बाद आस्था ने अपने सिर पर टपली मारी और घबराते हुए बोली, ये हमने क्या सोच लिया था कि वो हमें किस करने आ रहे हैं? आखिर हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हमें जितना हो सके उस मॉन्स्टर से दूर रहना है। जरूर उस मॉन्स्टर के पास जादू टोना करने वाला मंत्र है, जिस वजह से हम उन्हें लेकर ये सब सोचते हैं। अरे उनके पास तो सही से पेट तक नहीं है। हमने देखा था उस दिन, उनका शरीर पूरा लोहे जैसा लग रहा था। दरअसल आस्था ने पहली बार किसी लड़के को इस तरह से देखा था। एक तो अंश के टाइट सिक्स पैक एब्स उसे कुछ भी समझ नहीं आए थे। उसने जल्दी से अंश के लाए हुए कपड़े पहन लिए। वो ड्रेस काफ़ी महंगी थी और स्टाइलिश भी। वो ट्राउज़र और कुर्ता वाली ड्रेस थी। आस्था ने दुपट्टे को अच्छे से अपने कंधे पर फैलाया और बेड से खड़ी हो गई। तभी उसे लगने लगा जैसे उसका सिर घूम रहा है। मेडिसिन और हेवी इंजेक्शन की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन फिलहाल वो खुद को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खड़ा करने की और ज़्यादा कुछ ना सोचने की कोशिश कर रही थी। तभी डॉक्टर रश्मि उसके वार्ड में आ गई। डॉक्टर रश्मि के होंठ इस वक्त बिल्कुल लाल और सूजे हुए थे। उसने अपने होठों पर निशान को थोड़ा सा मेकअप से कवर कर लिया था। जैसे ही उसने आस्था को इस तरह से ड्रेसअप किए हुए देखा, तो एक पल के लिए रश्मि आस्था की खूबसूरती देखती ही रह गई। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अब समझ आया, शादी ना करने वाला इंसान क्यों शादी कर बैठा। इसकी खूबसूरती देखकर तो कोई भी अपना मन बदल लेगा। और शायद अंश ने भी इस लड़की की खूबसूरती से इम्प्रेस होकर इससे शादी की है। यह सोचते हुए रश्मि मुस्कुरा रही थी। उसे इस तरह से मुस्कुराते देखकर आस्था शक भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, आप कौन है और आप इस तरह से हमें देखकर मुस्कुरा क्यों रही है? उसकी बात सुनकर रश्मि जल्दी से उसके पास आई और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हेलो मिसेस अंश कपूर, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि है। एक्चुअली मैंने ही आपका ट्रीटमेंट किया है। जैसे ही रश्मि ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आस्था ने जल्दी से उसे अपने गले से लगा लिया और एक्साइटेड होते हुए बोली, आप डॉक्टर हो? आप जानती हैं हमें डॉक्टर बहुत पसंद है और हमारा भी सपना है डॉक्टर बनने का। और आज आपको अपने सामने देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। रश्मि तो पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। वहीं आस्था की बातें सुनकर उसकी मुस्कुराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने आस्था को टाइटली हग कर लिया और अपने मन में बोली, क्या वाकई में यह उस
खतरनाक इंसान की बीवी है। दरअसल आस्था के इतने मासूम सवालों को सुनकर रश्मि उससे इम्प्रेस हो गई थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आकाश कभी रश्मि के प्यार को एक्सेप्ट करेगा? आखिर क्यों वो रश्मि को अपनाना नहीं चाहता? वही जब आस्था को इस बात का एहसास हुआ कि थोड़ी देर पहले एक्साइटमेंट में उसने रश्मि को हग कर लिया है, तो वो जल्दी से रश्मि से दूर हो गई। उसने अपने गालों पर आ रहे बालों को पीछे किया और जल्दी से बोली, आई एम सो सॉरी डॉक्टर। एक्चुअली मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इसलिए जब मैंने आपको देखा तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। उसकी बात सुनकर रश्मि ने प्यार से उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी मिसेस कपूर, मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत ही जल्द एक परफेक्ट डॉक्टर बनेगी। रश्मि की बात सुनकर आस्था का चेहरा उतर गया। उसने खुद से कहा, अब हम आपको क्या बताएं, हमारा तो सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ये सोचकर आस्था अपने ही ख्यालों में गुम हो गई। उसे ऐसे देखकर रश्मि ने उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, आप कहाँ खो गई मिसेस कपूर? बाहर अंश आपका वेट कर रहा है। रश्मि के मुंह से बार बार मिसेस कपूर सुनकर आस्था को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने ख्यालों को झटकते हुए रश्मि से कहा, डॉक्टर आप प्लीज हमें मिसेस कपूर नहीं, सिर्फ आस्था कहिए, हमें अच्छा लगेगा। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके मिसेस कपूर। रश्मि के मुंह से एक बार फिर मिसेस कपूर सुनकर आस्था मायूसी से उसे देखने लगी। तभी अंश वार्ड के अंदर आ गया। जब उसने आस्था को रश्मि से बात करते हुए देखा तो उसने अपने मन में कहा, ये लड़की मेरे सामने बस मैं करती है और बकरी बन जाती है और दूसरों से कितनी बातें करती है। इस वक्त रश्मि और आस्था का ध्यान अंश की तरफ नहीं था। तभी अंश ने खांसते हुए उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा और बोला, डॉक्टर रश्मि, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं इन्हें लेकर घर जाऊं? रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, यस अंश, तुम इन्हें ले जा सकते हो। रश्मि को सीधा अंश का नाम लेते देखकर आस्था कंफ्यूज हो गई। उसके मन में बहुत सवाल घूम रहे थे। उसे इस तरह से खोया देखकर अंश ने कहा, मिसेस कपूर, लगता है आपको ये हॉस्पिटल कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है, शायद इसीलिए आप यहाँ से जाना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर आस्था एकदम से झेप गई। उसने जल्दी से कहा, ऐसा कुछ नहीं है अंश जी, हम चल रहे हैं। इतना कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगी। वही अंश भी उसके आगे निकल गया। रश्मि उन दोनों को जाते हुए देखकर हैरान थी। अंश इस वक्त आगे आगे चल रहा था और आस्था उसके पीछे पीछे। तभी अंश को महसूस हुआ कि उसे आस्था के साथ चलना चाहिए, क्योंकि आस्था की तबीयत खराब है। अब तक वो कॉरिडोर से होते हुए बाहर आ गया था। जब वो पीछे पलटा तो उसे एहसास हुआ कि आस्था अभी भी हॉस्पिटल के अंदर ही है। आस्था को देखकर अंश ने इरिटेट होते हुए कहा, ये लड़की इतनी स्लो क्यों है? इसके चक्कर में मैं कहाँ फंस गया? ये सोचकर वो एक बार फिर से हॉस्पिटल के अंदर आ गया और आस्था के ठीक सामने आकर गुस्से में बोला, लगता है तुम्हें धीरे चलने की आदत है, अब तुम चलो मेरे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था कभी अंश के दिल में अपनी जगह बना पाएगी या हो जाएगी वो अंश से दूर? इतना कहकर उसने आस्था का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ अपने साथ लेकर जाने लगा। वही आस्था अभी भी
बेड से उठी थी। अंश के साथ तेजी से चलने की वजह से वो अपना बैलेंस पूरी तरह से खोती जा रही थी। अचानक थोड़ा आगे जाते ही उसे लगा जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं है। वो धीमी आवाज में बोली, अंश जी रुकिए। लेकिन उसकी आवाज अंश के कानों तक नहीं पहुंची और आस्था चक्कर खाकर अंश की बाहों में ही झूल गई। ये देखकर अंश ने कंफ्यूजन से कहा, अब आफत को क्या हुआ? आर यू ओके आफत? इतना कहकर उसने जल्दी से आस्था को अपनी गोद में उठाया और वापस से उस वार्ड में आ गया जहाँ पहले आस्था थी। फिर उसने रश्मि को आवाज लगाई तो रश्मि भागते हुए वहां आ गई। उसने आस्था को पानी पिलाया और उसे एक जगह बैठाकर शांत करने की कोशिश करने लगी। तभी आयश ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, इसे क्या हुआ? अभी तो ये ठीक ठाक थी और अब अचानक से ये बेहोश कैसे हो गई? उसकी बात सुनकर रश्मि ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, ये तो मुझसे पूछ रहे हो अंश कि इसे क्या हुआ है? कि तुम्हें नहीं पता? किसी भी बीमार इंसान को इतनी तेजी से पकड़कर नहीं ले जाया जाता। तुम इसे अपने साथ आराम से भी तो लेकर जा सकते थे ना। जैसे ही रश्मि ने ये बात कही आश एकदम चुप हो गया, लेकिन फिर वापस से उसने अपना लहजा रूट करते हुए कहा, ठीक है, मैं इसका ख्याल रख सकता हूँ। आई थिंक अब तुम्हें अपने बाकी के पेशेंट को देखना चाहिए। उसकी बात से साफ हो गया था कि अब रश्मि को वहाँ से जाना चाहिए। वही रश्मि को अब आस्था के लिए बुरा लग रहा था। उसने धीरे से कहा कि तुम्हें भी पूरी दुनिया में यही आदमी मिला था शादी करने के लिए। ये सोचकर वो साइड हो गई तो अंश ने आस्था को अपनी गोद में उठाया और बाहर की तरफ जाने लगा। ये नज़ारा देखकर ना चाहते हुए भी एक बार फिर से रश्मि के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं आस्था जो बेहोशी में थी उसे अब अच्छा लग रहा था। वहीं अंश को इस बात का कोई एहसास नहीं था कि इस वक्त एक जोड़ी आंखें गुस्से और नफरत से उसे ही घूर रही है। अंश जैसे ही उन नजरों के सामने से गुजरा, वो आदमी जो एक वार्ड के डोर के पीछे छुपा हुआ था, वो अपनी आंखों में नफरत लिए सामने आया और उसने कहा, तो ये है अंश कपूर की खूबसूरत बीवी जिसे अंश ने सबसे छुपा कर रखा है। ये वीर रायचंद था जिसने पिछली रात गुस्से में खुद को जख्मी कर लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच मॉम, आपने मुझे अपने हाथ में पट्टी करवाने के लिए यहाँ भेजा, वरना मुझे मेरे दुश्मन की बीवी का दीदार करने का मौका ही नहीं मिला। ये कहते हुए वो अपने हाथ में बंधी पट्टी पर हाथ फेर रहा था। वो अब भी अंश की बाहों में पड़ी आस्था को देख रहा था। आस्था को देखकर वो अपनी पलकें झपकाना भी भूल गया था। उसने नफरत से कहा, क्या किस्मत है इस इंसान की? दुनिया भर की दौलत है इसके पास, इतने सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं इसे, और अब दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी इसी के पास है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इससे इसकी सारी दौलत तो छीन ही लूंगा और साथ में इसकी खूबसूरत बीवी को भी छीन लूंगा। आस्था को देखते हुए वीर रायचंद कुछ अलग ही प्लान बना रहा था। फिर वो भी नफरत और मुस्कुराहट की मिलावट अपने चेहरे पर लिए अंश के पीछे पीछे निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अंश ने आस्था को आराम से पीछे वाली सीट पर बैठाया और वो खुद भी उसके पास आकर बैठ गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आखिर आकाश और रश्मि एक दूसरे को कैसे जानते हैं? कैसे हुई थी इन दोनों की मुलाकात? फिर उसने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, गाड़ी मेंशन की तरफ लेकर चलो। उसकी बात पर ड्राइवर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कार स्टार्ट करके
वहाँ से निकल गया। वहीं आस्था अब काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन उसे अब भी थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने अंश को तिरछी नजरों से देखते हुए खुद से कहा, क्या मुझे इस मॉन्स्टर से पूछना चाहिए कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था? नहीं नहीं, अगर मैं इससे कोई सवाल करूंगी तो ये मुझे जरूर कुछ ना कुछ उल्टा जवाब ही दे। इससे अच्छा है कि मैं घर जाकर ध्रुव जी से पूछ लूंगी। ये सोचते हुए वो खुश हो रही थी। वहीं अंश अपना फोन निकालकर अपनी मीटिंग की टाइमिंग चेंज कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी सारी मीटिंग रात के 9 बजे के बाद रखने को कहा था। उसने अपने मन में कहा, इस लड़की को घर छोड़कर मुझे फार्म हाउस जाना होगा। ये सोचते हुए उसने ड्राइवर की तरफ देखा और कहा, गाड़ी थोड़ी तेज ड्राइव करो। दरअसल अंशु को अपने कुछ स्पेशल लोगों से मिलने फार्म हाउस जाना था। उसने अपना फार्म हाउस शहर से काफ़ी दूर, बिल्कुल एक सुनसान जगह पर बनवाया था, जो बड़ा ही खूबसूरत था। वहाँ पर उसके अलावा सिर्फ उसके दोस्त ही जा सकते थे। इन सब के अलावा उस फार्म हाउस के बारे में किसी को पता भी नहीं था। जैसे ही ड्राइवर ने कार की स्पीड बढ़ाई, आस्था जो आराम से बैठी थी, अचानक से उसका सिर आगे वाली सीट पर लग गया। अंशु को लगा शायद आस्था की तबीयत फिर से खराब हो रही है, इसलिए उसने आस्था के कंधों को पकड़कर उसका सिर ऊपर उठाया। आस्था अपना सिर मसल रही थी। तभी अंशु ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? उसकी बात सुनकर आस्था उसे गुस्से से घूरने लगी। कहीं ना कहीं अंश की वजह से ही उसे चोट लगी थी, क्योंकि अंश ने ही गाड़ी की स्पीड बढ़ाने को कहा था। उसने अंश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं अंश आस्था को ऐसे देखकर इरिटेट हो गया। उसने गुस्से में कहा कि तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? मैंने पूछा, तुम ठीक हो? आस्था ने अब भी उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका अंश से बात करने का अभी बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन जब 2 बार अंश की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो अंश बुरी तरह से चिढ़ गया। उसे किसी के भी नखरे उठाने की आदत नहीं थी। उल्टा उसके तो एक इशारे पर सारे काम चुटकियों में हो जाते हैं। इसलिए उसे आस्था भी उसकी एक सर्वेंट ही लगती थी। उसका मानना था कि अब आस्था को भी उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। अचानक उसने आस्था के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। आस्था खुद को संभाल नहीं पाई और वो सीधा अंश के सीने से जा लगी। कुछ पल के लिए तो अंश आस्था को घूरता रहा। आस्था को इस वक्त काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि अंश बार बार उसके उसी हाथ को कसकर पकड़ रखा था जहां उसे ड्रिप लगी थी। दर्द की वजह से उसकी एक चीख निकल गई। जैसे ही ड्राइवर ने आस्था की हल्की सी चीख सुनी, वो एकदम से घबरा गया। उसका दिल कर रहा था कि वो एक बार पीछे पलट कर देख ले कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि उसके बॉस फर्स्ट टाइम एक लड़की के साथ थे। उसने हिम्मत करके पीछे के मिरर में देखने की कोशिश की, तो उसे 2 जलती हुई आंखें दिखाई दी। अब तो ड्राइवर का गला पूरी तरह से सूखने लगा और अचानक से उसने बीच रोड पर कार साइड करके रोक दी और कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर देना सर। इतना कहकर वो वहां से भाग गया। उसे इस तरह से भागते देखकर अक्षय एक सरकास्टिक स्माइल करने लगा। वहीं आस्था जो दर्द में थी, अचानक से कार रुकने पर और साथ ही ड्राइवर के इस तरह भागने पर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। उसने हैरान होते हुए कहा, ये ड्राइवर रोड पर गाड़ी छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अभी उस ड्राइवर को गए हुए
एक मिनट ही हुआ था कि तभी अंश का एक गार्ड वहां आया और सीधा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या आस्था कभी अंश के दिल में जगह बना पाएगी? क्या वो अंश को उसके पास्ट से निकाल पाएगी? उसने अंश को इंफॉर्मेशन देते हुए कहा, बॉस, उस ड्राइवर को फार्म हाउस भेज दिया है। उसकी बात सुनकर अंश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई और फिर वो आस्था की तरफ देखने लगा। वहीं आस्था तो अभी तक इसी कंफ्यूजन में थी कि अचानक से वहाँ हुआ क्या है। वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। उसने खुद से कहा, इस आदमी ने कहा कि उस ड्राइवर को फार्म हाउस पर भेज दिया है, लेकिन इतनी जल्दी इन लोगों ने उस ड्राइवर को पकड़ा क्यों? आखिरकार उसने गलती क्या की है? वो अभी तक इसी सोच में गुम थी। वहीं यशु को अभी भी उस ड्राइवर का मिरर से आस्था को देखने की कोशिश करना याद आ रहा था और इसी के साथ उसके हाथ की पकड़ आस्था के हाथ पर कसती ही जा रही थी। वो इस वक्त गुस्से में उस ड्राइवर के बारे में सोच रहा था, लेकिन असल में वो आस्था को चोट पहुंचा रहा था और उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था। जब आस्था का दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी आंसू उसके गालों से होते हुए अंश की वाइट शर्ट को भिगोने लगे। अपनी शर्ट पर गीला महसूस करके अंश को एहसास हुआ कि वो अनजाने में ही आस्था को हर्ट कर रहा था। उसने जल्दी से आस्था को अपने आप से दूर कर दिया और खुद एकदम सीधा होकर बैठ गया। वहीं आस्था के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे ऐसे रोते देखकर अंश के माथे पर बल पड़ गए और उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, बंद करो अपना ये रोना ढोना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे सामने ये बेकार की ट्रिक प्ले करने का कोई फायदा नहीं है। अब घर जाने से पहले एसी बन जाना जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। और याद रखना, तुम्हारे इन आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये रोना ढोना बंद करो। दरअसल अंशु को ये लग रहा था कि दादाजी या किसी और ने आस्था को ऐसे रोते हुए देख लिया तो आस्था पक्का अपने आंसुओं के जाल में उन्हें फंसाकर कोई नया तमाशा स्टार्ट कर देगी जो वो होने नहीं देना चाहता था। वहीं अंश की बात सुनकर आस्था ने रोना तो बंद कर दिया, लेकिन वो अब भी सुबक रही थी। उसे इसे देखकर अंश ने चिढ़ते हुए कहा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आज जो कुछ भी हुआ उस बारे में दादाजी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर आस्था ने एक छोटे बच्चे की तरह हाँ में अपना सिर हिलाया। वही अंश ये बात नोटिस कर रहा था कि आस्था उसकी तरफ देखने और उससे बात करने से बच रही है। तब ड्राइवर ने कहा, बॉस, मेंशन आ गया। ड्राइवर की बात सुनकर अंश तुरंत गाड़ी से बाहर आया। वही ड्राइवर ने आकर आस्था की साइड का डोर ओपन किया तो आस्था बाहर आ गई। वही अंश आस्था की साइड में आकर खड़ा हो गया और रूड वे में बोला, याद रखना, तुम्हारा एक भी आंसू मेरे दादाजी के सामने दिखाई नहीं देना चाहिए। इतना कहकर वो मेंशन के अंदर जाने लगा। उसे जाते देखकर आस्था ने खुद से कहा, आखिर हमारा कसूर क्या है भगवान जी? हमने क्या किया है? वही अंश जो मेंशन में एंटर करने ही वाला था वो अचानक अपनी जगह पर रुका और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो आस्था आसमान की तरफ देख कर बातें कर रही थी। ये देखकर उसने अपने सिर पर हाथ मार लिया और गुस्से में खुद से बोला, ये आफत की पुड़िया एक बार फिर से मेरी शिकायत की किताब अपने भगवान के सामने खोलकर बैठ गई है। ये सोचकर
वो जल्दी से वापस आया और आस्था के सामने आकर बोला, हो गया तुम्हारा ड्रामा। अब अगर तुम्हारा नाटक खत्म हो गया हो तो क्या हम अंदर चल सकते हैं? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था बताएगी दादाजी को अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में? उसकी बात सुनकर आस्था ने कहा, क्या कान्हा जी, ये तो आपको मानते भी नहीं हैं, फिर भी आप इनकी साइड रहते हो। आखिर आपको हो क्या गया है? और आप जानते हो ना, हम आपसे कितना प्यार करते हैं, फिर भी आप इस इंसान से हमें बचाते नहीं हो। उसे एक बार फिर से अपनी ही सोच में गुम देखकर अंश ने एक झटके में उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से कहा, ये आप क्या कर रहे हो? आप क्यों हमें बार बार छोटे बच्चे की तरह गोद में उठा लेते हो? हमारे कान्हा जी ने हमें दो पैर दिए हैं, हम उनसे चल सकते हैं, हमें नीचे उतारिए। अंश उसकी बातों से इरिटेट हो रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हें तुम्हारे कान्हा जी ने दो पैर दिए हैं तो तुम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करती हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेंशन आ गया है तो तुम्हें अंदर आना चाहिए, ना कि यहाँ खड़े होकर तमाशा करना चाहिए। समझी तुम? अब चुपचाप मेरी गोद में रहो। इतना कहकर उसने आस्था को कस कर पकड़ लिया और उसे लेकर अंदर जाने लगा। वहीं आस्था इस तरह अंश के साथ अंदर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने 2-3 बार उछलकर नीचे उतरने की कोशिश की और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, आप हमें नीचे उतार दीजिए। वो दोनों अपने में ही लगे हुए थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इस वक्त 4 लोग बड़े ही हैरान होकर उन दोनों को देख रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। वो लोग कोई और नहीं, आहान, आकाश, सुमित और ध्रुव थे। वो सब बालकनी में खड़े एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र आस्था और अर्श पर गई तो चारों हैरानी से उन्हें देखने लगी। तभी सुमित ने एकदम शॉक्ड होकर कहा, अपने डेविल किंग का काम तो अब हो चुका है। मुझे नहीं लगता अब अपना डेविल किंग कभी किसी की जान ले पाएगा, क्योंकि प्यार में पड़ा हुआ इंसान कभी किसी की जान नहीं ले सकता। सुमित की बात सुनकर वो तीनों हैरानी से सुमित को देखने लगे। ये उनके लिए दूसरा सदमा था, क्योंकि सुमित ने आज तक उनसे इस तरह की बात कभी नहीं की थी। सुमित तो हमेशा से सीरियस फेस लेकर घूमता था, लेकिन आज इस तरह से उसकी बात सुनकर वो तीनों और भी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। वही सुमित जो बेख्याली में ये सारी बातें बोल रहा था, अचानक से जब उसे अपने ऊपर गहरी नजरें महसूस हुई तो तीनों की तरफ देखा और फटाफट से टॉपिक चेंज करते हुए बोला, मेरा मतलब है कि मुझे लगता है हमारे डेविल किंग को आस्था से प्यार हो गया है और अब मुझे नहीं लगता कि वो कभी कोई क्राइम कर पाएगा। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने कहा, भाई आप तो प्यार के बारे में फिलोसफी ऐसे झाड़ रहे हो जैसे आपने प्यार में पीएचडी कर रखी हो। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? बताइए, कौन थी वो? क्योंकि इतना तो हमें आपकी बातें सुनकर समझ आ गया है कि प्यार ने आपकी जिंदगी में दस्तक जरूर दी थी। ध्रुव की बात सुनकर सुमित कुछ सोचने लगा और अचानक से एक अनजाना चेहरा उसके सामने आ गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ कहा, बच्चों, मुझे लगता है तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मेरे मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए और मैंने जो देखा है सिर्फ वही बोला है। इतना कहकर वो ध्रुव के गाल पर एक थप्पड़ लगाने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन ध्रुव जल्दी से पीछे हट गया और बोला,
भाई आई एम सो सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं अब जाता हूँ, भाभी आ गई है, उनसे मिल लेता हूँ। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तब तक आप दोनों मिलकर आगे का प्लान बनाइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आखिर सुमित के साथ क्या हुआ था? क्या कोई है सुमित की लाइफ में? उसकी बात सुनकर आकाश ने चिढ़ते हुए कहा, इन दोनों को तो बस काम से बचने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। उसकी बात पर सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, यार इन दोनों को छोड़ो, इन दोनों में अब भी बचपना है। और हाँ, इतना कहकर सुमित रुका और अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, मैंने सारी चीजें अच्छे से पता कर ली है। आज रात को पानी के शिप के जरिए फिर रायचन का ड्रग्स इंपोर्ट होकर आ रहा है और हमें हर हाल में ड्रग्स के साथ उसके आदमियों की भी उसी पानी में समाधि देनी। ये कहते हुए सुमित बहुत ही खतरनाक लग रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, हम वो ड्रग्स कभी यहाँ पहुँचने ही नहीं देंगे। फिर वो दोनों ही रात की प्लानिंग करने में लग गए। वहीं दूसरी तरफ आस्था की रिक्वेस्ट करने से भी अंश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने जल्द ही आस्था को मेंशन के मेन डोर के सामने लाकर खड़ा कर दिया और बोला, अब चुपचाप अंदर चलो और खबरदार, जो तुमने एक बार भी अपने भगवान से बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो अंदर आ गया। अंदर जाकर उसकी नज़र हॉल में टहल रहे दादाजी पर गई, जो परेशान लग रहे थे। जैसे ही अंश अंदर आया, दादाजी उसके पास आ गए और बोले, बेटा तुम कहाँ रह गए थे? वो चारों नालायक तो कब से यहाँ आ गए और मैं उनसे तुम दोनों के बारे में पूछ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। आखिर कहाँ रह गए थे तुम दोनों और आस्था कहाँ है? दादाजी की बात का अंश कोई जवाब देता उससे पहले ही दादाजी की नज़र आस्था पर गई, जो अपना सिर झुकाए धीमे कदमों से अंदर आ रही थी। उसे देखकर दादाजी ने पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो? तभी अंश ने आस्था की तरफ देखा। उसे ऐसे देखकर उसने चिढ़ते हुए खुद से कहा, ये लड़की अगर ऐसे बिहेव करेगी तो दादाजी को शक नहीं भी होगा तो हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। चैनल के साथ जुड़े रहना। स्टोरी को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।